आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आज से हम कुछ समय तक व्याकरण के ही क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद हम टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस व्याकरण की क्लास में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। यह जो प्रश्न हम हल करते हैं यह घटना चक्र के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और जो हिंदी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देर न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर 1 पिंगल शास्त्र, नंबर बी भाषा शास्त्र, नंबर सी व्याकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे जो हम कहते हैं उसे व्याकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम संज्ञाएं शुरू करेंगे और फिर सर्वनाम और फिर विशेषण, और यह सभी प्रश्न जो हैं पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए इन्हें बीच में छोड़ने की गलती न करें। तो शुरू करते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? नंबर 1 व्यक्तिगत वाचक, नंबर बी जातिगत वाचक, नंबर सी समूहवाचक, नंबर डी भाववाचक। तो आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जब नाम लिया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इससे देख कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति, गंगा कहने से एक नदी, काशी कहने से एक स्थान का बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। तो रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है नंबर 1 विशेषण, नंबर बी संज्ञा, नंबर सी सर्वनाम, नंबर डी क्रिया विशेषण। तो बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। तो इसमें जो बड़े शब्द का जो अर्थ है वो संज्ञा से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दूरक्ति द्वार द्वार है। तो नंबर 1 पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है या अतिशय प्रकट करने के अर्थ में है
भेद बताने के अर्थ में है या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। तो द्वार द्वार भटकने का मतलब यह है कि यहाँ समग्रता प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त की गई है। यहाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि द्विरूपति विभिन्न अर्थों का द्योतक है। इस प्रकार है, जैसे पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में होता है भाई भाई का प्रेम। अतिशया प्रकट करने के अर्थ में होता है जैसे दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में होता है रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति के अर्थ में होता है छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में है छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में है आएगा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। नंबर 1 संश्लिष्ट, नंबर बी विश्लिष्ट, नंबर सी श्लिष्ट, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को जो कहा जाता है उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा के किस भेद में आता है। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर बी समूहवाचक, नंबर सी जातिवाचक, नंबर डी भाववाचक। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ये जो है जयचंद का मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से भाव संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नंबर 1 तप, नंबर बी तीर, नंबर सी भरत, नंबर 4 है चिंता। तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है वो चिंता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। नंबर ए राष्ट्रीय, नंबर बी राष्ट्रीय, नंबर सी सौराष्ट्रीय, नंबर डी राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है वह राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। नंबर 1 सुंदरता, नंबर बी सौंदर्य, नंबर सी केवल ए, नंबर डी ए तथा बी दोनों। तो सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा है वो ए व बी। सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा है वो ए या बी दोनों को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली में जो वाक्य जो माना जाता है वो निषेधात्मक वाक्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया है। यहाँ से हम सर्वनाम के प्रश्नों को देखते हैं और यह सभी प्रश्न जो हैं पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
तो कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कतिपय हिंदी व्याकरण के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नंबर 1 क्रिया के लिए, नंबर बी विशेषण के लिए, नंबर सी संज्ञा के भेदों के लिए, नंबर डी सर्वनाम के लिए। तो कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो संज्ञा प्रतिनिधि जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर डी सभी उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोताओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोताओं के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इनकी व्याख्या देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों स्त्रियों के नाम के बदले में आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। तो इसके 3 भेद हैं। तो प्रथम पुरुष में लेखक कहने वाला या बोलने वाला लिखने वाला ये आते हैं, लेखक और वक्ता आते हैं। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आते हैं, अन्य में अन्य लोग आते हैं। तो यह 3 प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, मुझको, हमारा आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा आता है। अन्य पुरुष में वह, वे, अन्य, इसे, इसको, उसे, उसको आदि आते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तू, अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है? कोई और या कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया गया है? नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है, क्योंकि जैसे और तैसे का यहाँ पर संबंध प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्ति में आप क्या है? नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह काम मैं आप ही कर लूँगा में यह निजवाचक सर्वनाम है। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है। नंबर ए वह, नंबर बी उन, नंबर सी उस, नंबर डी उन्हें। तो हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का जो अभिकारी रूप माना जाता है वह जो है अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का अभिकारी रूप है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनामिक नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने या 10 गुना। तो इनमें से जो 10 गुना जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। यहाँ से क्रिया संबंधी प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मैं अपने घर में रहूँगा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो निम्न में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बी में मैं अपने घर में ही रहूँगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पर उड़ रही कौन सी क्रिया है? नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर बी अपूर्णकालिक क्रिया, नंबर सी सकर्मक क्रिया, नंबर डी अकर्मक क्रिया। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही वाक्य में उड़ रही जो क्रिया है वह एक अकर्मक क्रिया मानी जाती है। कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के द्वारा स्वयं क्रिया संपन्न कराया जा रहा है, अतः अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, उठाएगा, उठाया या उठना। तो उठाना क्रिया का जो अकर्मक रूप है वह उठना जो है क्रिया का अकर्मक रूप माना गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना है। दौड़ना, सोना, रोना, लजाना आदि अकर्मक क्रिया है। जब किसी क्रिया का कर्ता पर ही स्वयं प्रभाव पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जब किसी दूसरे कार्य पर प्रभाव पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना, बोना, धोना या रोना। तो यहाँ पर जो रोना है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चलागा, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है कि लड़की सिल रही है। किसका? कि लड़की सिल रही है। तो लड़की क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है, वो कुछ सिल रही है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दौड़ना, हंसना, पढ़ना या आना। तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण माना जाता है, पढ़ना जो है
यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वह क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो यह एक सकर्मक क्रिया मानी जाती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं कि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ से विशेषण एवं विशेष्य प्रश्नों को देखते हैं कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण? तो राम की गाय बहुत काली में काली शब्द जो है एक विशेषण माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जिन शब्दों में संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली विशेषण है तथा बहुत जो है प्रविशेषण है। प्रविशेषण की विशेषता बताता है तथा यह विशेषण के पहले आता है। तो यह राम की गाय बहुत काली है, सॉरी ये प्रश्न ऊपर चला गया। यह राम की गाय बहुत काली है, यहाँ पर विशेषण शब्द माना गया है, जबकि बहुत काली है वह प्रविशेषण माना गया है। सही युग्म को पहचानिए। काली टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का या उड़ता हुआ चिड़िया। तो युग्म इसमें से सही युग्म जो माना जाता है दुबला पतला लड़का जो है यह सही है। जबकि काली टोपी, काले नहीं काली होती है टोपी, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ यह गलत है। जबकि दुबला पतला क्या होता है, लड़का, यह इससे मैच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुँच या पांचवा। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो विशेषण माना गया है, जो पांचवा जो है वो एक विशेषण शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों या चार। इनमें से समुदाय विशेषण जो माना गया है वो चारों जो है वो समुदाय विशेषण माना गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि चारों में समुदाय विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं कि गणनावाचक विशेषण है, जैसे 1, 2, 3 यह गणनावाचक है। क्रमवाचक विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण में है दूना, तिगुना, चौगुना जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। समुदाय विशेषण में है दोनों, तीनों और चारों जो है वो समुदाय विशेषण है। प्रत्येक बोध विशेषण में प्रत्येक हर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? नंबर 1 समुदाय, नंबर बी गणनावाचक, नंबर सी क्रमवाचक, नंबर डी आवृत्तिवाचक। तो दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दूसरा जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है
तो उत्साह शब्द का जो विशेषण माना गया है उत्साह, उत्साहित, उत्साव या उत्साही। तो उत्साह शब्द का जो विशेषण माना गया है वो उत्साहित जो है उत्साह शब्द का विशेषण माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि बच्चों ने बहुत भूखे हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। खाना गर्मा गर्म बनाया, इसमें भी विशेषण है। माँ ने कहा और रोटी लो, लेकिन विशेषण का प्रयोग बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रांत एवं प्रांतिक जो है निम्नलिखित जोड़ी में से सही नहीं है। जबकि विष से बनता है विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम शब्द बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है कि भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती या कम आमदनी। तो निम्नलिखित में से परिणाम बोधक जो विशेषण हैं वह कम आमदनी जो है वो परिणाम बोधक विशेषण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है शैशव, माधुर्य, आर्थिक या बचपन। तो निम्नलिखित में से जो विशेषण शब्द माना गया है वो आर्थिक जो है एक विशेषण शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, यह लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो निम्नांकित वाक्य में से जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह क्या है, रोते रोते ना एक क्रिया है और यह इसकी विशेषता है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर बी सर्वनाम, नंबर सी विशेषण, नंबर डी क्रिया विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह जो है मिश्र वाक्यों में विशेषण उपवाक्य माना गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो उपयुक्त वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। सीता, हनुमान और सागर या आकाश। तो उपयुक्त वाक्य में विशेष शब्द का जो चयन है वह सागर जो है, इसमें विशेष शब्द का चयन किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स।